际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। वांग यी ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव के साथ रणनीतिक वार्ता की। चीन ने अमेरिका से चीनी उद्यमों के कर्मचारियों की बेवजह जांच बंद करने का अनुरोध किया। लक्ष्मी प्रसाद निरोला ने कहा, शीतसांग में लोकतांत्रिक परामर्श और वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है 2 सत्र। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने 1 फरवरी को पेजिंग में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ रणनीतिक वार्ता की। वांग यी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शोइगु की चीन यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व वर्तमान में बढ़ती उथल-पुथल और जटिलताओं का सामना कर रहा है और जंगल के कानून की ओर लौटने का वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। प्रमुख विश्व शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में चीन और रूस का ये दायित्व और कर्तव्य है कि वे वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करें, संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखें, एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व, समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण की वकालत करें और अधिक न्यायपूर्ण व उचित वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा दें। शोइगु ने कहा कि साल की शुरुआत से ही वैश्विक स्थिति अस्थिर रही है और लगातार सुरक्षा संबंधी तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। रूस हमेशा से एक चीन सिद्धांत का पालन करता रहा है। ताइवान जलडमरू मध्य में स्थिरता को कमजोर करने वाली शत्रुतापूर्ण शक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है और जापान द्वारा पुनः सैन्यीकरण को तेज करने के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 फरवरी को घोषणा की कि चीनी स्टेट काउंसिलर शन यीचिन स्पेन सरकार के निमंत्रण पर 4 से 5 फरवरी तक स्पेन की यात्रा करेंगी और 6 फरवरी को इटली के मिलान में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल समारोह के उद्घाटन समारोह गतिविधियों में भाग लेंगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने 2 फरवरी को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि फिलहाल अमेरिकी कानून प्रवर्तन विभाग ने अनेक बार चीनी उद्यमों के कर्मचारियों की लंबे समय तक बेवजह जांच कर उनको रोका और वापस भेजा। कानूनी प्रवर्तन का तरीका सख्त था, जिसने चीनी नागरिकों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माहौल बर्बाद किया। चीन इसके प्रति जबरदस्त असंतुष्ट है और इसका डटकर विरोध करता है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिकी कानूनी प्रवर्तन विभाग से फौरन ही गलत कार्रवाई बंद कर चीनी उद्यमों के कर्मचारियों की बेवजह जांच बंद करने और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानताएं लागू कर दोनों देशों की जनता की सामान्य मैत्रीपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है। चीन प्रभावी कदम उठाकर अपने नागरिकों के वैध हितों की डटकर सुरक्षा करेगा। ध्यान रहे, फिलहाल चीनी उद्यमों के कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश करने के समय उनकी बेवजह जांच की गई और उनको करीब 60 घंटे तक रोककर वापस भेजा गया। 2 फरवरी को आयोजित चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने सीमा पार दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई से सवाल का जवाब दिया। प्रवक्ता ने कहा कि चीन कुछ समय से म्यांमार और अन्य देशों के साथ सीमा पार दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ऑनलाइन जुआ और दूरसंचार धोखाधड़ी के प्रकोप को संयुक्त रूप से समाप्त कर रहा है और लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा क्षेत्र के देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग को और गहरा करेगा, दूरसंचार धोखाधड़ी, ऑनलाइन जुआ और अन्य संबंधित सीमा पार आपराधिक कार्यवाहियों से निपटने के प्रयासों को तेज करेगा ताकि जुआ और धोखाधड़ी के प्रकोप को संयुक्त रूप से समाप्त किया जा सके। चीन के राष्ट्रीय वन और घास के मैदान प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार हाल के सालों में चीन ने आर्द्रभूमि पारिस्थितिक संरक्षण और पुनर्स्थापन को लगातार मजबूत किया है। चीन में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। चीन में आर्द्रभूमि संरक्षण का एक नया पैटर्न बना है, जिसमें मुख्य शासन और श्रेणीबद्ध संरक्षण को जोड़ा गया है। हाल के सालों में चीन ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लगातार मजबूत किया है, कानून की शासन प्रणाली में सुधार किया है, आर्द्रभूमि संरक्षण कानून को लागू किया है और संबंधित विभागों ने आर्द्रभूमि बहाली के लिए सहायक प्रणालियां पेश की हैं। देश में 21 प्रांतों ने प्रांतीय आर्द्रभूमि संरक्षण विनियमों का निर्माण और संशोधन का काम पूरा कर लिया है। बताया गया है कि चीन ने विभिन्न श्रेणियों की आर्द्रभूमि प्रबंधन प्रणाली बनाई है और उसे लगातार बेहतर बनाया है, जिसमें 82 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, 80 राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और 1208 प्रांतीय स्तर के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि शामिल हैं। 22 शहरों को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के तौर पर प्रमाणित किया गया है, जो दुनिया में पहले नंबर पर हैं। 903 राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पार्क बनाए गए हैं और लगभग 90% राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पार्क आम लोगों के लिए मुफ्त में खुले हैं, जहां हर साल लगभग 32 करोड़ यात्री आते हैं। हाल ही में चीन के शीतसांग स्वायत्त प्रदेश की 12वीं जन प्रतिनिधि सभा का चौथा पूर्णाधिवेशन और 12वीं जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का चौथा पूर्णाधिवेशन आयोजित हुआ। लासा स्थित नेपाल के काउंसिलर लक्ष्मी प्रसाद निरोला को 2 सत्रों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। लक्ष्मी प्रसाद निरोला ने शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के 2 सत्रों के उद्घाटन समारोह में दूसरी बार भाग लिया और उन्होंने 2 सत्रों के सफल आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शीतसांग में जन प्रतिनिधि सभा और जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन यानी 2 सत्र लोकतांत्रिक परामर्श और वैज्ञानिक निर्णय लेने के महत्वपूर्ण मंच है, जो शीतसांग की जनता की सामूहिक इच्छा को दर्शाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शीतसांग स्वायत्त प्रदेश ने बुनियादी संस्थापनों के निर्माण, गरीबी उन्मूलन,
सांस्कृतिक संरक्षण और जातीय एकता में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। ये उपलब्धियां नेपाल के लिए सीखने और अनुकरण करने योग्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विशाल हिमालय पर्वतमाला नेपाल और चीन को आपस में जोड़ती है। दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और आपसी लाभ वाले सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जो अच्छे पड़ोसी संबंधों और मित्रता का एक आदर्श उदाहरण है। नेपाल और शितसांग स्वायत्त प्रदेश भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समानताओं को साझा करते हैं और इनके बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने शनिवार को चीन अमेरिका युवा नव वर्ष समारोह का आयोजन किया, जिसके अवसर पर चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रोमो वीडियो की शानदार प्रस्तुति हुई। अमेरिका में चीनी राजदूत शी फेंग ने अमेरिका के 20 से अधिक राज्यों और वाशिंगटन डीसी से आए 500 से अधिक किशोरों चीनी छात्रों के साथ नव वर्ष का जश्न मनाया। कार्यक्रम में चीनी पारंपरिक सांस्कृतिक मेला लगाया गया, जहां सूचो, कढ़ाई, सुलेख, पेपर कटिंग और थ्रोइंग एरो जैसी कलाओं ने अमेरिकी मेहमानों को चीनी नव वर्ष का अनूठा अनुभव कराया। राजदूत शी फेंग ने अमेरिकी युवाओं को चीनी पारंपरिक मिठाई थांग युआन बनाने का तरीका भी सिखाया। कार्यक्रम में फॉलो द मूवी टुवर्ड चाइना लघु फिल्म और सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रोमो वीडियो भी दिखाया गया, जिससे दर्शकों ने चीन की सांस्कृतिक समृद्धि और नव वर्ष के उत्साह का अनुभव किया। उधर दक्षिण अफ्रीका में गर्मियों के चरम मौसम में 31 जनवरी को वर्ष 2026 सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रचार वीडियो का पहला प्रसारण भी हुआ। 1 फरवरी को अमेरिकी मीडिया के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय संकट को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि अमेरिका यूएन का बकाया चुकाएगा या नहीं। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि उन्हें अमेरिका के यूएन ड्यूज के बकाये के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वह आसानी से समस्या हल कर सकते हैं और जब तक यूएन कहेगा वह दूसरे देशों से पैसा भरवा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता ने 30 जनवरी को कहा कि गुटेरेस ने यूएन के सभी सदस्य देशों को पत्र भेजा है, जिसमें यूएन की मौजूदा खराब वित्तीय हालत के बारे में चेतावनी दी गई है। हालांकि पिछले साल 150 से ज्यादा सदस्य देशों ने अपना बकाया चुका दिया था, लेकिन कुल बकाया रकम $1.56 है, जो पिछले साल से दोगुनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुट्टी ने 1 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 40 घंटों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बलूचिस्तान मुक्ति सेना नामक आतंकवादी समूह के 145 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से इतने कम समय में मारे गए आतंकवादियों की सबसे अधिक संख्या है और अधिकारियों ने सभी आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। अभी मायची शान गुफाओं की मरम्मत का काम चल रहा है। कंग्लोमरेट भुरभुरा ही तो है, फिर मौसम के थपेड़ों, भूकंप के झटकों और मानवीय कारणों से चट्टानों पर दरारें पड़ गई हैं। इन्हें इस्पाती सामग्री, सीमेंट और हाई मॉलिक्यूलर पॉलीमर से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने काफी बड़ी धनराशि का प्रावधान रखा है। साथ ही पर्वत पर सीढ़ियां बनाने की योजना भी तैयार की गई है, ताकि यात्री सुरक्षित रूप से सारी गुफाओं को देख सकें। मेरे जाते वक्त मायची शान गुफा संरक्षण संस्थान के हेड ने मुझे विदाई देते हुए कहा, आशा है कि ये परियोजना पूरी हो जाने पर आप फिर आने का कष्ट उठाएंगे। मैंने सोचा कि तभी बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर अनूठी कला का आनंद उठा सकेंगे। एक महिला कारीगर। मायची शान गुफा संरक्षण संस्थान की बैठक में मैंने एक नक्काशीदार लाख का पर्दा देखा, जिसका डिजाइन सूक्ष्म और सरल था और जो गुफा के कलात्मक वातावरण से एकदम मेल खा रहा था। ये फेंगशुई नक्काशीदार लाख कारखाने का उत्पाद था। फेंगशुई शहर लौटकर मैंने इस कारखाने को देखा। कारखाने में बनी लाख की वस्तुएं 30 देशों में भेजी जाती हैं। नक्काशीदार लाख चीन का एक प्राचीन शिल्प है। कहा जाता है कि 1000 साल से पहले के शांग राज्य घर में प्रसारित हुआ। पैदा होता था। इस तरह उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी चीन जाने वाले नक्काशीदार लाख हस्तकला विकसित हुई। इस संदर्भ में चीन में फुजियन प्रांत के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। फेंगशुई नक्काशीदार लाख कारखाने भारी संख्या में पर्दे और तैयार किए जाते हैं।
चमकीली मेज साफ साफ देखी जा सकती है और उसे छूने पर लगता है इसे शिशु की कोमल त्वचा छू रहे हैं। लाख की मेज की एक और खूबी ये है कि गरम गरम पानी से भरा गिलास इस पर नहीं रखे जाने पर कोई नशा नहीं होता। मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक क्षेमुखी की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। एक अनुभवी शिल्पी ने मुझे बताया कि लाख की 30-40 परतें चढ़ाने पर ही एक बढ़िया मेज बनती है और लाख की परत कभी कई मिलीमीटर मोटी होती है। फिर उस पर नक्काशी का काम और चढ़ाऊ उसमें छेद हाथी के दांतों या सीटियों के बने मानवान होते हैं और फूलों पक्षियों और मछलियों की आकृतियां मैंने इस कारखाने की सभी वर्कशॉप देखी है। नक्काशी वर्कशॉप ने मुझे बांध लिया। सभी हुए हाथों से बन रही विभिन्न भाव भंगिमाओं वाली मानवाकृतियां उसके हाथ में हाथी के दांत का एक टुकड़ा तेजी से फूंकती खराद पर आदमी के चेहरे का रूप लेने लगा और अंत में उसके सिर पर बारीक बाल भी साफ दिखाई देने लगे। मुझे उसके काम में दिलचस्पी लेता देख उसके पास बड़ी मूर्तियों में से चेहरे पर हंसी खेल रही थी, मुंह को ढकी दाढ़ी मानो ठहाके के मारे फहरा रही थी। ये बूढ़ा कितना प्रसन्न है, मैंने कहा। लड़की मुस्कुरा कर थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? तू शाओचिन, उम्र 18 साल। तुम्हें ये काम पसंद है? उसने हामी में सिर हिलाया। एकाएक मुझे मायची शान गुफा खोदने वाले गुमनाम कलाकारों की याद आ गई। पूछ बैठा, मायची शान जा चुकी हो? हाँ। बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियां पसंद आई? एकदम। उन मूर्तियों से कोई प्रेरणा मिली? जरूर। लेकिन मैं हाड़मास के आदमियों, भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं वाले असली आदमियों को देखना पसंद करती हूँ। खेंशुई शहर को छोड़ने के बाद भी मुझे तू शाओचिन की मासूमियत भरी बातें याद आया करती हैं। लेकिन मैं हाड़मास के आदमियों, भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं वाले असली आदमियों को देखना पसंद करती हूँ। उसने ठीक ही कहा है। कला का स्रोत जीवन और किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में रहने वाले आदमी ही है। मायची शान गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्वों, भिक्षुओं और परिचारिकाओं की मूर्तियां क्यों दर्शकों को इतना प्रभावित करती हैं? क्योंकि उनमें हम धर्म का पर्दा उठाकर पृथ्वी पर रहने वाले भावुक इंसानों और उनकी अंतरात्माओं को भी देख सकते हैं। वांगहो नदी के उस पार रेशम मार्ग के पूर्वी भाग को कांसू प्रांत से आर पार होने वाली वांगहो नदी काट देती है। प्राचीन काल में छांगान से पश्चिमी क्षेत्र जाने के लिए वांगहो नदी को पार करना होता था। इसके बाद ही खशी गलियारे की यात्रा जारी रखना संभव था। मैं तो रेलगाड़ी से शियान से फेंशुई होकर कांसू प्रांत की राजधानी लांचाओ पहुंचा और फिर मैंने यहाँ से वांगहो नदी पार कर पश्चिम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। मगर हान और थांग राजवंश कालों में पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा तो वर्तमान रेल लाइन या राजमार्गों पर नहीं हो सकती थी। लिहाजा लांचाओ पहुंचने पर ही मैंने इतिहास और भूगोल शास्त्र का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों से ये जानने की इच्छा व्यक्त की, छांगान से खशी गलियारे तक रेशम मार्ग किस दिशा में जाता था, कितने मार्ग थे, कहां से वांगहो नदी पार की जाती थी। विशेषज्ञों की राय थी कि छांगान से खशी गलियारे तक दक्षिणी और उत्तरी 2 मार्ग जाते थे। दक्षिणी मार्ग था शियान, फेंशुई, लिंगथाओ, लिंगशा और युंगचिन। युंगचिन काउंटी से वांगहो नदी पार कर चिंघाई प्रांत में प्रवेश किया जाता था। फिर ताथुंग नदी के साथ साथ उत्तर पश्चिम की दिशा में जाते हुए शिनिंग पहुंचा जाता था। इसके बाद चिलियन पर्वतमाला के पेंतु तर्रे से खशी गलियारे में पहुंचा जाता था। उत्तरी मार्ग था शियान, पिनशियन, फिंगलियांग, कुजवान और चिंगजुआन। चिंगजुआन काउंटी के होंगशानशा नामक स्थान पर वांगहो नदी पार खशी गलियारे की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ा जाता था। दोनों मार्ग लांचाओ से नहीं गुजरते थे। तो फिर लांचाओ प्राचीन रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था या नहीं? कुछ लोगों का जवाब सकारात्मक था, कुछ का नकारात्मक। इस विवादग्रस्त समस्या पर निर्णय लेने से पूर्व मैंने उक्त 2 मार्गों पर के 9 घाटों की खोज करने का निश्चय किया। जहां वांगहो नदी का पानी पीछे की ओर मुड़ता है।
दक्षिणी मार्ग पर वांगहो नदी का नौघाट योंगचिंग काउंटी में पिंगलिंग स गुफा के निकट था। तुनहुआंग गुफा और माय चीशान गुफा की भांति मशहूर ये गुफा वांगहो नदी के ऊपरी भाग में चेशी घाटी के किनारे स्थित है। 1974 में वांगहो नदी के ऊपरी भाग में देश का सबसे बड़ा पन बिजली घर ल्यूचियाशा पन बिजली घर खड़ा किया गया। विशाल जलाशय का पिछला भाग पिंगलिंग स पहाड़ी की तलहटी तक फैला हुआ है, जिससे नौघाट जाने वाला प्राचीन मार्ग डूब गया है। इसलिए मैं पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए पिंगलिंग स गुफा नहीं जा पाया। मुझे बताया गया कि वहां जाने का सबसे नजदीक रास्ता है पहले ल्यूचियाशा पन बिजली घर जाया जाए और फिर वहां से स्टीमर से वांगहो नदी के ऊपरी भाग के साथ साथ पिंगलिंग स पहुंचा जाए। लांचौ से सीधे ल्यूचियाशा पन बिजली घर तक एक फीडर रेलवे जाती है। मैं रेलगाड़ी पर सवार हुआ और वांगहो नदी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 100 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद पन बिजली घर पहुंचा। तभी मैंने पाया कि युनचिंग काउंटी केंद्र बांध के नीचे है, जबकि पुराना काउंटी केंद्र जलाशय में जलमग्न हो चुका है। काउंटी पार्टी कमेटी की ओर से ची चंगकांग नामक स्थानीय कार्यकर्ता मेरे गाइड बने। वे काउंटी विज्ञान और टेक्नोलॉजी संघ में काम करते हैं और स्थानीय इतिहास के संदर्भ सामग्री इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं। शाम के समय वे मुझे वांगहो नदी के किनारे ले गए। योंगचिंग काउंटी में वांगहो नदी का जो भाग था उसमें रेत और कीचड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए नदी का पानी हल्के हरे रंग का दिखाई पड़ता था। दोनों तरफ पथरीले पहाड़ थे, जल मार्ग तंग था। ची चंगकांग ने बताया कि नदी के ऊपरी भाग में लोमड़ी की छलांग नामक एक स्थान है। नदी के किनारे एक ऐसी पहाड़ी ढलान है जिस पर से लोमड़ी नीचे दौड़ते हुए किनारे पर पहुंचते पहुंचते एक छलांग में ही नदी के उस पार पहुंच जाती है। वांगहो नदी का मार्ग संकरा होने के कारण युनचिंग इलाके में प्राचीन जमाने में नदी पर पुल बनाना आसान था। नदी के किनारे खड़े होकर हमने उस पार नजर डाली। पेड़ों के सुनहरे झुरमुटों में एक एकांत पहाड़ी गांव लुका छिपी दिखाई दिया। ची चंगकांग ने इस रमणीय गांव के बारे में एक दंत कथा सुनाई। शताब्दियों पहले नेपाल से एक राजकुमार तरह तरह के कष्ट झेलकर इस पहाड़ी गांव में पहुंचा और गांव के पीछे एक पहाड़ी गुफा में तपस्या करने लगा। वो नेपाल से इतनी लंबी दूरी पर इस गांव में क्यों आया? बात यह थी कि उसने सपना देखा कि एक महाभिक्षु ने उसे उस स्थान जहां पहाड़ी की चोटी लाल मिट्टी से ढकी हो और वांगहो नदी का पानी पीछे की दिशा में बहता हो, में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का उपदेश किया था। और युनचिंग काउंटी ठीक ऐसा ही स्थान थी जहां पूर्व की ओर बहता हुआ वांगहो नदी का पानी अचानक पश्चिमी दिशा में मुड़ता था। और फिर उस पहाड़ी की चोटी सचमुच ही लाल मिट्टी की थी। पहाड़ी गांव में एक लड़की थी जो खेत में पिता के लिए हर रोज खाना ले जाती थी। जब भी वो उस पहाड़ी गुफा से गुजरती तो देखती कि एक विदेशी युवक दिन भर तपस्या करता है। धीरे धीरे उसे उस नेपाली राजकुमार पर दया आने लगी और वो उसके लिए भी रोज कुछ न कुछ खाने को रख छोड़ती। दिन बीतते चले गए और दोनों के दिल में प्रेम के बीज भी अंकुरित हो चले। इस अधर्म से भगवान रुष्ट हो गए। अंत में ये हुआ कि एक दिन आसमान गिरा और धरती फटी, जिससे दोनों प्रेमी प्रेमिका पहाड़ के नीचे दब गए। वर्षों बाद भूकंप के एक जबरदस्त झटके से दोनों के पार्थिव शरीर फिर जमीन की सतह पर आ गए। उनकी लाशें जरा भी नहीं सड़ी थीं और चेहरे जीवंत लगते थे। तुरंत ही आसपास में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। दंत कथा आखिर दंत कथा ही है, लेकिन पिछले जमाने में पश्चिमी क्षेत्र से आए बौद्ध भिक्षुओं ने सचमुच युनचिंग काउंटी की धरती पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे। उनमें से कुछ एक तो यहीं बसकर धर्म का प्रचार करने लगे थे। ये सत्य है। ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि युनचिंग एक ऐसा स्थल था जहां से रेशम मार्ग पर आने जाने वाले जरूर गुजरते थे। दुनिया में प्रथम पुल। अगले दिन ची चंगकांग ने मुझे ल्यूचियाशा पन बिजली घर दिखाया। एक 147 मीटर ऊंचे बांध ने वांगहो नदी को बांधकर जलाशय में बदल दिया था, जिसमें 5 अरब 70 करोड़ घन मीटर पानी समा सकता है। पन बिजली घर की विद्युत उत्पादन क्षमता 12,25,000 किलोवाट है। साल में उसमें 5 अरब 70 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली पैदा होती है, जो शेंसी, कांगसू और चिंगहाई आदि 3 प्रांतों में पहुंचती है। विशाल बांध पर चढ़कर मेरी आंखों के सामने एक विस्तृत मानव निर्मित झील नजर आई। हम एक स्टीमर पर सवार हुए और स्टीमर शांत पानी में दौड़ने लगा। आगे की ओर निगाह डाली तो झील की सीमा नजर नहीं आई। तो मित्रों, इस बार ये कड़ी यहीं तक।
अगली बार हम आपको इस कड़ी का अगला भाग सुनाएंगे और साथ में एक नई कड़ी भी। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर को मानव फल के बारे में पता चल जाता है तो वह सीधा उसके उद्यान में पहुंच जाता है। वहां एक मानव फल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे वह फल हासिल नहीं होता। इस पर वह गुस्से में आ जाता है और स्थानीय देवता को बुलाता है और उनसे सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता है। उसके बाद वह योजना बनाता है और योजना के अनुसार ही वह 3 मानव फलों को तोड़ लेता है। उसके बाद वह भिक्षु रेतात्मा शूकर को एक एक फल देकर उसको बांटकर एक साथ खाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। इस तरह उन तीनों ने एक एक फल खा लिया। शूकर का तो मुंह भी बड़ा था और उसकी भूख भी बहुत ज्यादा थी। पेशावपंथी युवकों को यह फल खाते देख उनकी बातें सुनते ही उसे शुभा की व्यथा सताने लग गई थी। इसलिए फल देखते ही उसने लपक कर एक फल झपट लिया और उसे पूरा का पूरा ही निकल लिया। फिर बड़े ही क्रोध भाव से वह निर्लज्जता पूर्वक अन्य दोनों से पूछने लगा कि वे क्या खा रहे थे। भिक्षु रेतात्मा ने जवाब दिया, मानव फल। शूकर ने कहा, इसका स्वाद कैसा लग रहा है? वानर बोला, उसकी बात पर ध्यान मत दो, वह एक फल खा चुका है। अब तुमसे कुछ भी प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। शूकर कहने लगा, बड़े भाई, वह फल बड़ी जल्दी खा लिया। आप दोनों की तरह मैंने न तो उसे सूक्ष्मता से कुतरा और न ही उसकी गंध और स्वाद का मजा लिया। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि उसमें कोई गुठली थी या नहीं, क्योंकि मैं तो उसे पूरा का पूरा ही निगल गया था। अब आपने जो कांड शुरू किया है उसका अंत भी आपको ही करना चाहिए। आपने मेरी भूख बढ़ा डाली है, इसलिए आपको मुझे एक और फल देना उचित है जिसे मैं धीरे धीरे खा सकूं। वानर ने जवाब दिया, तो कभी संतोष नहीं हो सकता। ये कोई आटा चावल तो है नहीं जिन्हें तुम पेट में ठूस लो। इस वृक्ष पर 10,000 साल में सिर्फ 30 फल ही पकते हैं, इसलिए अगर हमें इनमें से पूरा फल भी खाने को मिल जाए तो हमें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। देख चुका, अब तो इसकी और ज्यादा चर्चा मत कर, बहुत खा लिया। यह कहकर वानर उठ खड़ा हुआ और उसने स्वर्ण दंड को गवाक्ष से कावपंथी युवकों के कमरे में फेंक दिया। शूकर अभी तक गुनगुनाए जा रहा था, लेकिन अब उसने शूकर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। कुछ ही समय बाद कावपंथी युवक अपने कमरों में लौट आए और उन्होंने शूकर को बड़बड़ाते सुना, मैं तो मानव फल का मजा ही नहीं ले पाया, काश मुझे एक और मिल गया होता। पवित्र वायु को शक हो गया। उसने दीपचंद्र से कहा, तुमने उस लंबी टूटने वाले भिक्षु की बात करो कि काश उसे एक मानव फल और मिल जाता। हमारे गुरुदेव बाहर जाते समय इन दक्षिणों से सावधान रहने को कहते थे, जिससे ये लोग हमारा कोष न चुरा सकें। दीपचंद्र बोला, यह तो बहुत ही भयानक कांड हो गया। अरे, यह स्वर्ण दंड जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा हो अगर हम चलकर एक बार उद्यान का निरीक्षण कर आए। पवित्र वायु और उद्यान के कपाट खुले मिले। पवित्र वायु बोला, हम तो यह दरवाजा बंद करके गए थे, फिर यह खुला कैसे? उसको उद्यान का तीव्र गति से चक्कर लगाने पर उन्होंने शाको उद्यान के दरवाजों के कपाट भी खुले देखे। वे झपट कर मानव फल उद्यान में जा घुसे। वृक्ष के सहारे खड़े हो ऊपर देखते हुए उन्होंने फलों को गिनना शुरू कर दिया। बार वो करने पर भी उनकी संख्या 22 से ज्यादा नहीं हो सकी। दीपचंद्र ने पूछा, तुम्हें अंक गणित आता है? पवित्र वायु ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे संख्या बताते चलो। दीपचंद्र ने बताया, शुरू में इस वृक्ष पर 30 मानव फल थे। जब गुरुदेव ने उद्यान का दरवाजा खोला उस समय 2 फल खा लिए गए, बचे 28। अभी हमने खान भिक्षु को देने के लिए 2 फल तोड़े थे, इसलिए 26 रह गए। लेकिन इस समय इस पर केवल 22 फल ही हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 फल कम हो गए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि उन दुष्टों ने वे फल चुरा लिए होंगे। हमें चलकर खान भिक्षु को इस बारे में साफ साफ बता देना चाहिए। वे दोनों उद्यान से निकलकर सामने वाले महाकक्ष में आ गए और सांचान की ओर इशारा करते हुए अशिष्टतम दुर्वचन कहने लगे। उन्होंने, खलवाड़ तुम ऐसे हो, खलवाड़ तुम वैसे हो आदि नाना तरह की कटूक्तियां उसको सुना दी। सांचान उनका वह दुर्व्यवहार सहन न कर पाया और कहने लगा, अमर्त्य युवकगण, आप इतनी फालतू का शोध क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बकवास बंद करें। आपकी थोड़ी बहुत असभ्य भाषा का मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन इतना ज्यादा कठोर व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। पवित्र वायु बोला, तुम क्या बहरे हो? हम किसी विदेशी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अभिप्राय तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। तुमने हमारे मानव फल चुराए हैं। अब तुम हमें इस बारे में चर्चा करने से किस अधिकार से रोक सकते हो? सांचान ने पूछा, यह मानव फल देखने में कैसा होता है? दीपचंद्र ने जवाब दिया, अभी कुछ देर पहले ही तो हमने वह फल तुमको दिया था और तुमने कहा था कि उसकी आकृति किसी शिशु जैसी थी। सांचान चिल्ला उठा, हे अमिताभ बुद्ध, मैं तो उसे देखने से ही भयग्रस्त होकर कांपने लग गया था। मैं भला उस फल को कैसे चुरा सकता हूँ?
प्रचंड लोभ से अभिभूत होने पर भी मैं उसे खाने का अपराध बिल्कुल नहीं कर सकता था। आप मुझ पर इतना भीषण दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? पवित्र वायु ने कहा, आपने उसे न खाया हो, लेकिन आपके उन चेले चपाटों ने तो कुछ फल चुराकर जरूर खाए हैं। अगर उन्होंने खा भी लिए हो, तब भी तुम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? तुम लोग कुछ देर रुको, मैं उनसे पूछताछ कर देता हूँ। अगर उन्होंने फल चुराए होंगे तो मैं उनकी क्षतिपूर्ति करवा कर ही रहूंगा। दीप्त चंद्र ने कहा, आप क्या क्षतिपूर्ति करवाएंगे? ये फल ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता। सांतांग बोला, तब ठीक है, अगर उन्हें धन देकर खरीदा नहीं जा सकता तो जैसे कहावत है, श्रेष्ठ व्यवहार 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। मैं उनसे आपके निकट क्षमा प्रार्थना करवा दूंगा और झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमें यह बात पता नहीं है कि फल उन्होंने ही चुराए हैं। दीप्त चंद्र कहने लगा, तो लोग अभी तक कहाँ बैठे फलों के अनुचित वितरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सांतांग ने आवाज लगाई, भिक्षुओं यहाँ आओ। सांतांग की पुकार सुनकर भिक्षु आत्मा ने कहा, बस अब हमारा सबका नाश हो गया, हमारा छल पकड़ लिया गया। गुरुदेव हम सबको बुला रहे हैं, आप युवक चीख कर हमें गालियां दे रहे हैं, सारा भांडा टूट गया लगता है। वानर बोला, कैसी लज्जा की बात है, थोड़े से खाने के लिए इतनी तेज पुकार। अगर हमने स्वीकार कर ली तो ये लोग छोड़ देंगे, हम अपने अपराध से बिल्कुल इनकार कर देंगे। वे तीनों रंधनशाला से निकलकर मुख्य कमरे में चले गए। महाकक्ष में प्रवेश करते हुए तीनों शिष्यों ने कहा, भोजन तैयार हो, आपने हमें किसने बुलाया? हमने बताया, शिष्यों मैं भोजन के बारे में नहीं पूछ रहा। इस मंदिर में मानव फल नामक कोई पदार्थ है जो देखने में नवजात शिशु जैसा लगता है। कुछ तुम में से किसी ने चुरा कर खा लिया है। शूकर बोला, मैं इस बारे में नहीं जानता, विश्वास कीजिए कुछ भी नहीं जानता, मैंने तो आज तक देखा तक नहीं है। पवित्र वायु ने कहा, वह जो है पीछे लिपो रहा है, ये उसी का ही काम है। वानर सीखा, मुस्कान तो मेरे चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, तुम्हें कोई फल खोजे नहीं मिल रहा क्या, इसलिए तुम मेरा मुस्कुराना बंद कर देना चाहते हो? सांतांग ने समझाया, शिष्य क्रोध मत करो, धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हमें वाक संयम बनाए रखना चाहिए और मस्तिष्क को जड़ और उत्तेजित बना देने वाला आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर तुमने वे फल खा लिए हो तो एक प्रकार उसका त्योहार करने की अपेक्षा इनसे क्षमा याचना कर लेना ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा एक एक मानव फल खा लेते हैं। उनकी बातें सुनकर वे दोनों युवा शिष्य जो होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे सांतांग को जली गटी सुनाते हैं। लेकिन सांतांग बोलता है कि उसे मानव फल के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह कहता है कि अगर मेरे शिष्यों में से किसी ने भी मानव फलों को खाया होगा तो वे अपनी गलती जरूर स्वीकार करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। यह सुनकर वे सभी हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन तीनों शिष्य मना कर देते हैं कि उन्हें मानव फल के बारे में कुछ नहीं पता। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। गुरु की विवेक युक्त बातें सुनकर वानर सारी बात सच बताने को मजबूर हो गया। उसने कहा, गुरुदेव मैंने इस कार्य की शुरुआत नहीं की थी, वास्तव में शूकर ने पास के कक्ष में इन युवकों को मानव फल खाते समय आपस में बातें करते सुन लिया था। फल खाने की इच्छा हो गई तो राजी कर लिया ताकि हम तीनों शिष्य एक एक फल खा सकें। अब जबकि हमने वे फल खा ही लिए हैं, हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना निरर्थक ही सिद्ध होगा। दीप्त चंद्र ने पूछा, हमारे 4 फल चुरा लेने के तो अस्वीकार कैसे कर सकते हैं कि वे अपराधी हैं? शूकर चिल्लाया, हे अभिशाप हो, अगर वानर ने 4 फल चुराए थे तो उसने केवल 3 फल ही क्यों बांटे थे? उसने अवश्य हमारे साथ छल किया होगा। वानर पर ऐसे ही पाल दिया, वह पीठ में चिल्लाने लग गया। एक तरह उन दोनों युवकों को यह पता चल गया कि सच में फल चुरा लिए गए थे, इसलिए वे उन लोगों को और ज्यादा अधिक अपशब्द कहने लग गए। क्रोध में भरा महान मनीषी अपने फौलादी दांत पीसने लग गया और अपने आग्नेय नेत्रों से भयंकर दृष्टिपात करता हुआ अपने लौहदंड को कस कर पकड़ने लगा और ज्यादा समय तक अपने पर संयम न रख पाने के कारण वह सोचने लगा, सत्यानाश हो इन ताऊपंथी युवकों का, अगर ये लोग हमें मारते पीटते तब भी हम उसे सहन कर लेते, लेकिन ये तो हमारे सामने ही हमें इस तरह अपमानित करते चले जा रहे हैं। मैं इनका वह वृक्ष ही उखाड़ कर खत्म कर दूंगा ताकि भविष्य में इन्हें वे फल मिलना ही बंद हो जाए। बाहर दिव्य वानर मस्तक के पिछले भाग से केश उखाड़ कर उसने उस पर एक मंत्र फूंक मारी और कहा, बदलो। केश तुरंत ही कृत्रिम वानर ने बदलकर थान भिक्षु, शूकर और भिक्षु रेतात्मा के पास उन ताऊपंथी युवकों के अपशब्द और अभिशाप सुनते रहने के लिए वहीं खड़ा रहा। अपनी दैवी सिद्धियों का इस्तेमाल कर वास्तविक वानर मेघ पर सवार होकर महाकक्ष से बाहर निकल आया और सीधे उद्यान में पहुंचकर उसने अपने स्वर्ण पट मंडित लोहदंड से मानव फल वृक्ष पर प्रहार किया। फिर पर्वतों को कपायमान कर देने वाली अलौकिक देह शक्ति द्वारा एक धक्का मारकर उस वृक्ष को गिरा दिया। वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, उसकी शाखाएं टेढ़ी होकर मुड़ गईं और उसकी जड़ें पृथ्वी से निकल आईं। अब इन ताऊपंथियों के पास यह कुशा प्रत्यावर्तित रक्तपारद कभी नहीं रह पाएगा। पेड़ को उखाड़ देने के बाद वानर ने शाखाओं पर लगे मानव फलों को खोजा, लेकिन वहाँ उसे एक भी फल नहीं मिला।
वानर के लोहदंड में स्वर्ण पट लगे हुए थे, इसलिए दंड भी पंच धातुओं में से एक लोहे का बना था। इसलिए उस दंड के एक ही वार से वे सारे दुर्लभ रत्न टूटकर गिर पड़े थे और धरती पर गिरते ही वे सब उसमें धंस गए थे। वृक्ष पर एक भी मानव फल नहीं बचा रह गया था। वानर चिल्ला उठा, ये एक महान कार्य हो गया, अब वे ठंडे पड़ जाएंगे। वह अपना लोहदंड संभाल कर मंदिर के आगे के भाग में चला आया और तीर को झटकार कर उसने दोबारा अपने सिर पर लगा लिया। स्थूल मानवीय चक्षु होने के कारण बाकी कोई भी इस व्यापार को देख नहीं पाया। बहुत देर बाद जब तावपंथी युवकों ने महसूस किया कि वे यथेष्ट समय तक दुर्वचन कह चुके हैं, पवित्र वायुदीप्त चंद्र से बोला, अभी हम जो कुछ भी कहेंगे उसे ये भिक्षुगण चुपचाप सुनते रहेंगे। हमें उन्हें इतने कटु वचन कहे मानो वे मनुष्य नहीं मुर्गी के बच्चे हों, फिर भी उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। मेरा विचार है कि वास्तव में इन लोगों के लिए फल चुराना संभव ही नहीं था। वृक्ष इतना ऊंचा है और उसके पत्ते इतने घने हैं कि संभव है हम में से गिनने में ही भूल हो गई होगी। अगर हमसे ही भूल हो गई तो हमारा इन लोगों पर इतना फालतू दोषारोपण करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें एक बार फिर से उद्यान में जाकर फलों की गिनती कर लेनी चाहिए। दीप्त चंद्र मान गया और वे दोनों दोबारा उद्यान में चले गए। वहाँ पर वृक्ष को मुड़ी हुई शाखाओं समेत पत्र विहीन जड़ से उखड़ा पाया और उस पर एक भी फल लगा नहीं देखा तो वे आतंक से भर उठे। पवित्र वायु के पांव ढीले पड़ गए और वह वहीं धरती पर ढेर हो गया। दीप्त चंद्र थर थर कांप रहा था। वे दोनों ही अचेत हो गए। धूल में पड़े वे दोनों विक्षिप्तियों की तरह प्रलाप कर रहे थे। अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? हमारे उत्पाद मंदिर का अमृत नष्ट कर दिया गया है और हमारा अमृत समाज भी खत्म हो गया। वापस आने पर हम गुरुदेव से क्या कहेंगे? दीप्त चंद्र ने कहा, भाई विलाप करना बंद कीजिए। हमें खुद को सुव्यवस्थित कर उन भिक्षुओं को इस बात का आभास तक नहीं होना देना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। यह कार्य जरूर उस लोमश मुख वाले वज्र देवता से दिखते लंपट व्यक्ति का ही होगा। उसी ने इंद्रजाल के द्वारा हमारा यह रत्न नष्ट किया होगा, लेकिन उसके साथ तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह तो साफ साफ मना कर देगा। अगर हम उससे झगड़ा करने लग गए तो कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए और उन चारों के सामने हम दो तो जीत भी नहीं पाएंगे। हमारे लिए उनको भ्रम में रखकर यही कह देना उचित होगा कि एक भी फल कम नहीं हुआ है। हम ऐसा दिखाएंगे मानो हमने ही गलत गिने हो। हम उनसे माफी मांग लेंगे। उनका भात पक चुका है। हम उनको भात के साथ खाने के लिए कुछ पदार्थ भी दे देंगे। जैसे ही वे लोग भोजन के कटोरे उठाएंगे, तुम और मैं दरवाजे के दोनों ओर खड़े होकर दरवाजा बंद कर देंगे और उन पर ताला लगा देंगे। सारे दरवाजों पर ताला लगा देने के बाद वे भाग नहीं सकेंगे। लौट आने पर गुरुदेव खुद ही तय कर लेंगे कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। वह बूढ़ा भिक्षु हमारे गुरु का दोस्त है, इसलिए संभव है कि वे उस पर अनुग्रह कर उसे माफी दे दें। अगर वे क्षमा ना करना चाहते हो तो हमने तो उन अपराधियों को बंदी बना ही लिया होगा। इस तरह हम किसी झमेले में नहीं फंसेंगे। पवित्र वायु ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। उन दोनों ने खुद को संभाल कर प्रयत्न पूर्वक प्रसन्न मुद्रा धारण कर ली और उद्यान से बाहर जाकर तानचांग के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, हमने अभी आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तानचांग ने पूछा, आप क्या कह रही हैं? पवित्र वायु ने जवाब दिया, सभी फल अपनी अपनी जगह हैं। हम उन्हें पहले देख नहीं पाए थे क्योंकि वह वृक्ष बहुत ऊंचा और उसकी पत्तियां बहुत घनी हैं। अभी जब हमने फिर से जांच की तो उनकी संख्या एकदम ठीक मिली। बात काटने का अवसर मिल जाने पर शुकर बोल उठा, आपकी आयु इतनी कम है कि आपको अपने किए का पता ही नहीं हो पाता। अरे जारज व्यक्तियों, फिर तुम हम लोगों पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे थे? हमसे इतनी बुरी तरह बात क्यों कर रहे थे? वानर उन दोनों का कपट अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, झूठ झूठ केवल झूठा भाषण दे रहे हैं ये दोनों। सारे फल तो नष्ट हो चुके हैं, फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या यह संभव है कि इन्हें वृक्ष को पुनर्जीवित करना आता हो? तानचांग कह रहा था, तो फिर ठीक है, हमारा भात ले आओ, उसे खाकर हम यहाँ से चल पड़ेंगे। शुकर कटोरों में भात लेने चला गया और भिक्षु रेतात्मा ने मेज और कुछ कुर्सियां लगा दी। दोनों युवक जल्दी बाहर जाकर कुछ अलग से अतिरिक्त खाद्य पदार्थ ले आए। नमकीन कद्दू, नमकीन सफेद बैंगन, मदिरा उच्छिष्ट में भीगे शलगम, सेम का अचार, नमकीन हरितक और सरसों का साग, कुल मिलाकर 7-8 भोज्य पदार्थ थे। उन्होंने वे सब तीर्थयात्रियों को भात के साथ खाने के लिए दे दिए और खुद स्वादिष्ट सुगंधित चाय का पात्र लिए मानो उनके आदेशों के इंतजार में खड़े रहे। तीर्थयात्रियों ने जैसे ही कटोरे हाथ में उठाए, दरवाजे के दोनों ओर खड़े उन युवकों ने कपाट बंद कर दिए और उन दोनों पर कमानियों वाले कांसे का ताला जड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。
ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शारदांग का नमस्कार। श्रोताओं को राजू श्रीवास्तव का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर चीन में पैसे एक्सचेंज करने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के प्रमुख वाक्य। 您好，要帮忙吗？ नमस्कार, क्या मदद चाहिए? 我交电话费， मुझे फोन बिल जमा करना है। 我交电费， मुझे बिजली बिल जमा करना है। 银行星期日休息吗？ क्या रविवार को बैंक बंद है? जैसा कि पहले हमने कहा था कि चीन में हम बिल जमा करने के लिए बैंक जाते हैं। ठीक है, बैंक कर्मचारी आपसे पूछ सकते हैं, नमस्कार, क्या मदद चाहिए? शाओथांग जी, बेहतर होगा कि आप इस वाक्य को चीनी में मुझे बताएं ताकि मेरी समझ में आ सके। वो आपसे कहते हैं, 您好，要帮忙吗？ 您好，要帮忙吗？ 您好, नमस्कार, 您好， 要 चाहिए, 要 帮忙 मदद, 帮忙 माँ एक प्रश्नवाचक शब्द। 吗？ 您好，要帮忙吗? नमस्कार, क्या मदद चाहिए? 您好，要帮忙吗？ आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 您好，要帮忙吗？我交电话费，请跟我来。谢谢。不客气。您好, नमस्कार, 您好，要帮忙吗? क्या मदद चाहिए? 要帮忙吗？ माँ एक प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जवाब में आमतौर पर 是 या 不是 कहा जाता है। जैसे 您需要帮忙吗? क्या आपको मदद चाहिए? 你需要帮忙吗？ 银行星期日休息吗? क्या रविवार को बैंक बंद है? 银行星期日休息吗？ 他是你的朋友吗? क्या वो आपकी सहेली है? 他是你的朋友吗？ 您好，要帮忙吗? नमस्कार, क्या मदद चाहिए? 您好，要帮忙吗？ आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की पहली बातचीत। 您好，要帮忙吗? 我交电话费，请跟我来。谢谢。不客气。 शाओथांग जी, आप चीनी में इस वाक्य को कैसे कहती हैं कि मुझे बिजली बिल जमा करना है? आप कह सकते हैं, 我交电话费。我交电话费，我 मैं और 交 जमा करना। 我交电话费 phone bill। 电话费，我交电话费 मुझे phone bill जमा करना है। 我交电话费。शाओथांग जी, और मुझे बिजली बिल जमा करना है, इसे चीनी भाषा में क्या ऐसे कहा जाएगा? 我交电费， बिल्कुल ठीक, 我交电费。我交电费，电费 बिजली bill। 电费，我交电费。我交电费，मुझे बिजली बिल जमा करना है। आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 您好，要帮忙吗? 是的，我交电费。请您到第3个窗口。 शाओथांग जी, आपको पता है कि मैं सुबह 9 बजे काम पर जाता हूँ और शाम को 5 बजे काम से वापस आता हूँ और बैंक भी 9 बजे ही खुलते हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रविवार को बैंक बंद है? इसे चीनी भाषा में कैसे कहा जाता है? आप कह सकते हैं, 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗？ 银行 बैंक 银行星期日 रविवार 星期日休息 आराम 休息 माँ प्रश्नवाचक शब्द। 吗？ 银行星期日休息吗? क्या रविवार को बैंक बंद है? 银行星期日休息吗？ आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 银行星期日休息吗? 不休息，早上9点开门。 明天早上我就去交费。अच्छा, अब हम आज के बाद में सीखे गए वाक्यों को दोहराएं। 您好，要帮忙吗? नमस्कार, क्या मदद चाहिए? 您好，要帮忙吗？要帮忙吗? क्या मदद चाहिए? 要帮忙吗？我交电话费。我交电话费，मुझे फोन बिल जमा करना है। 电话费 phone bill। 电话费，我交电费 मुझे बिजली बिल जमा करना है।我交电费，电费 बिजली बिल। 电费。银行星期日休息吗? क्या रविवार को बैंक बंद है? 银行星期日休息吗？银行 बैंक 银行休息 आराम। 休息。银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗？ क्या बैंक रविवार को बंद है? अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 您好，要帮忙吗? 我交电话费，请跟我来。谢谢。不客气。बातचीत 2, 您好，要帮忙吗? 是的，我交电费。请您到第3个窗口。बातचीत 3, 银行星期日休息吗? 不休息，早上9点开门。明天早上我就去交费。अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और शाओथांग को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।